नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा एक सप्ताह और बढ़ा दी है, जिससे अब फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं और इससे बीएलओ को कुछ राहत मिली है। लेकिन प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव पर इसका असर पड़ना तय है। दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव समय पर नहीं होने के चलते केंद्र से 2025-26 के लिए मिलने वाली करीब 3000 करोड़ रुपए की राशि अटक गई है। पंचायतों में फंड नहीं मिलने से विकास और सफाई जैसे काम बंद हो गए हैं। तो काम नहीं होने पर सरकार ने 100 से ज्यादा पंचायतों ने पर प्रशासकों पर एक्शन लिया है और 25 को बर्खास्त कर दिया। इधर सरपंच संघ की तरफ से यह दावा किया गया है कि 200 प्रशासकों पर कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर के कि आखिर पंचायत निकाय चुनाव कब होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं 7011400696 पर और अपनी राय दे सकते हैं। चर्चा करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई, बीएलओ को मिली राहत। यदा कदा कुछ फॉर्म्स जो लास्ट 1-2 दिन के लिए रह जाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि अगले कुछ दिनों में हम इसको 100% कंप्लीट कर लें। 97% डिजिटलाइजेशन एसआईआर में बड़ी उपलब्धि। 97% 97% जो डिजिटाइजेशन का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। स्थानीय चुनाव पर पड़ेगा असर, कब होंगे निकाय पंचायत चुनाव? निश्चित तौर पे एक ये स्वागत योग्य कदम है। हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर 95% डिजिटलाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। 25,000 बूथों पर यह काम 100% हो चुका है और 7 दिन की बढ़ोतरी के साथ में प्रदेश की जनता और बीएलओ दोनों को ही बहुत लाभ होगा। पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्र ने 3000 करोड़ रुपए का फंड रोका। वित्तीय राशि इस बार नहीं देने से गांव में स्वच्छता अभियान और पेयजल पर भारी संकट मंडरा गया है। माननीय मंत्री महोदय मदन दिरावर जी ने इसका निदान करते हुए राज्य वित्त आयोग से सफाई व्यवस्था सुचारू रखने का आह्वान किया है। एसआईआर का बड़ा समय, निकाय चुनाव पर असर। तो एक तरफ एसआईआर का वक्त बढ़ा है जिससे बीएलओ को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, उनमें काम ठप हो गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली जो राशि है वो अटक गई है। समय पर चुनाव नहीं होने की वजह से यह सब कुछ हो रहा है और इसी को लेकर के सरपंच संघ की तरफ से बाकायदा पंचायती राज मंत्री को एक पत्र लिख करके और अपनी जो है मांग बताई गई है। कहा गया कि इस तरह से पंचायतों के काम अटक गए हैं, इसका कोई उपाय निकाला जाना चाहिए और इस पर जल्द संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल पंचायतों की स्थिति कैसी है और चुनाव कब होंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। आप दर्शक भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं इस चर्चा के दौरान। और आपको बता दूं हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज की चर्चा करने के लिए खास मेहमानों में सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रफीक पठान हैं, प्रवक्ता सरपंच संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले गर्ग साहब आपसे आज शुरुआत करूंगा कि चारों तरफ से अब लोग पूछने लगे हैं कि पंचायतों के निकायों के चुनाव कब होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास का काम है ग्रामीण इलाकों में वो ठप हो गया क्योंकि केंद्र की तरफ से जो राशि मिलनी है अब वो अटक गई है समय पर चुनाव नहीं होने की वजह से। शुरू से हम कहते आए हैं कि एक राज्य एक चुनाव, उसके लिए प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है कि पूरे राज्य के अंदर एक साथ चुनाव कराया जाए। और हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है कि 15 अप्रैल तक एक साथ चुनाव कराया जाए। तो वहां पे कहीं पे तकलीफ ही नहीं है, हम कर रहे 15 अप्रैल तक। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली सरकार ने आनन फानन में जिलों की घोषणा कर दी थी और संभाग बना दिए थे, तो परिसीमन होना बहुत जरूरी था। इसके बाद में जो आनन फानन में जिले बनाए थे उनको खत्म किया और जो आवश्यक जिले थे उनको बनाया गया और इसके बाद परिसीमन हुआ। परिसीमन करने के बाद में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पंचायतें बढ़ गई है, पंचायत समिति बढ़ गई है, जिला प्रमुख बढ़ गए हैं। तो ये सब चीजें निरंतर काम हो रहा है
और एसआईआर भी चल रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया है कि कांग्रेस या विपक्षी दल को ये कभी तो ये कहते हैं कि साहब इसमें समय और बढ़ाना चाहिए, कभी कहते हैं कि साहब चुनाव की वजह से इन्होंने समय बढ़ाया। तो ये एक चीज पे तो दडिग रहे हैं ना कि भाई क्या क्या कहना चाहते हैं आप। एक तरफ कहते हो कि साहब बीएलओ को ऊपर प्रेशर है इसलिए तारीख बढ़ानी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ के साहब तारीख बढ़ा दी तो साहब वो पंचायत चुनाव टालने के लिए कर दिया गया। भाई ये ऐसा क्यों, जब 7 दिन का है और 7 दिन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाईकोर्ट का डिसीजन है कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने। तो ये सब समझ से परे है। और जहां तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार निरंतर विकास कर रही है राजस्थान के अंदर। जो हमको करना है वो चीजें हम निरंतर करते आ रहे हैं। जहां अगर कोई फंड रुका है तो केंद्र सरकार भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार से भी संपर्क करके जो फंड रुका वो आएगा। ऐसा कुछ नहीं है विकास में कैसे आएगा, वो तो नियमों में ही नहीं है। और हम प्रतिबद्ध हैं। 5 साल हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तभी बिल्कुल फंड जारी होता है, उसी के आधार पर जो है। अरे साहब हेमंत भाई 5 साल में होते हैं। इन्होंने जब हेमंत जी कांग्रेस की सरकार थी 1-1, 2-2 साल तक चुनाव नहीं हुए थे। हम तो कह रहे हैं साहब परिसीमन था, ओबीसी आयोग का था। अब बताओ बिना ओबीसी आयोग मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, चुनाव हमारे सम्मानित आप दर्शक एक तरफ तो ओबीसी की ना ओबीसी के लिए कहते राहुल गांधी बार-बार। करण सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये सर मैं पूछना चाह रहा था, अपने राजस्थान में जो पंचायती राज के चुनाव होंगे सर, इनमें इतना लेट क्यों कर रहे हैं? ये लेट क्यों कर रहे हैं? जी गर्ग साहब। जी सर। करण सिंह जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। कोई लेट नहीं है, परिसीमन हुआ था, परिसीमन पूरा हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पंचायतें बढ़ चुकी है, ग्राम पंचायतें भी बढ़ी हुई है, पंचायत समिति भी बढ़ी है, जिला प्रमुख, जिला परिषद भी बढ़ी हुई है। कहीं पे कोई नहीं है। हाईकोर्ट का भी निर्णय है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम उसके हिसाब से करा रहे हैं, काम चल रहा है निरंतर, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जो लोग पराजय झेल चुके तब उनके पास मुद्दा तो है नहीं, अब कोई न कोई नया बहाना इन लोगों को चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अरे भाई 7 दिन अगर एसआईआर की डेट बनाई है बीएलओ के लिए और पूरे राज्यों की सहमति से, हर राज्य के चुनाव आयोग की सहमति से 7 दिन की डेट बनाई है, तो उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए ना साहब। 7 दिन के अंदर कोई पंचायत चुनाव अफेक्ट हो जाए। भंवरलाल जी बीकानेर से हमें फोन कर रहे हैं, हमारे सम्मानित दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं। भंवरलाल जी नमस्कार, बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। अभी आ रही है। भंवरलाल जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हम ये पूछना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव कब होंगे, और 3 वर्षों वाली वो जो चल रही है बातें, वो पूरी है, सही है, गलत है? 3 वर्षों वाली? हाँ जी सर। वो कौन सी बात चल रही है? हेलो। हाँ, आवाज सही नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ भंवरलाल जी, ये 3 वर्षों वाली क्या बात चल रही है? ये आ रहा है कि 3 बच्चे वाले भी अब चुनाव लड़ 3 सकते बच्चे हैं वाले सर। भी उस पर काम चल रहा है। भंवरलाल जी फिलहाल बहुत शुक्रिया। सबको यही जानना है कि आखिर चुनाव कब होंगे। यशवर्धन जी, गर्ग साहब कह रहे हैं कि कोई लेट नहीं है, अभी काम चल रहा है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। और आप लोग तो क्या कि सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगा रहे हैं। हेमंत जी, आपको याद होगा, आप और मिथिलेश जैमिनी जी और मैं, हम तीनों एक टीवी डिबेट में थे और आपने खर्रा साहब को, जो मंत्री महोदय हैं, उनको टीवी डिबेट में जोड़ा था। और खर्रा साहब ने दावे के साथ कहा था कि हम दिसंबर में चुनाव करवा ही देंगे, किसी भी सूरत में, आगे होगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं पड़ेगा, हम तो दिसंबर में करवा देंगे चुनाव। क्या हुआ उस बात का? आज ये अप्रैल में करवा देंगे चुनाव। ये लगातार आगे से आगे इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। और जितने बहाने इनको बनाने हैं, ये जब 2023 में सत्ता में आए थे तब इनको पता नहीं था क्या कि 2025 में पंचायतों के चुनाव करवाने, तो क्यों नहीं ओबीसी वाला मामला पूरा किया? एसआईआर तब करवा लेते, आराम से होता ना, 1-1.5 साल में आराम से। बीएलओ आत्महत्या नहीं करते, लोगों में हड़बड़ी नहीं फैलती। जैसे नोटबंदी में जो मजाक किया था इन लोगों ने, उसी तरह का ये एसआईआर करवा रहे हैं। क्या हड़बड़ी है इतनी? आराम से करवा लेते, बहुत टाइम था आपके पास, आज के 3 महीने पहले करवा लेते, इस चुनाव के बाद में करवा लेते। आपने लोकसभा चुनाव भी तो बिना एसआईआर के करवाया है ना, तो क्या इतनी हड़बड़ी हो रही थी कि अभी करवाना था? आप आराम से करवाते, साल भर लगाते, धीरे धीरे आराम से, एक भी व्यक्ति उसमें छूटता नहीं। लोकतंत्र में किसी को छोड़ना गुनाह है। और ये तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जानी चाहिए बात कि किस तरीके से इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है, केवल अपनी जिद के चलते। और ये दिसंबर में जो खर्रा साहब करवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? एक बार भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछिए, उनके खुद ने इसी चैनल पर दावा किया था कि हम दिसंबर में चुनाव करवाएंगे। मैं उनसे जवाब दे लेता हूं। पहले हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं हनुमानगढ़ से, राम गोपाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बताइए। हाँ नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था, हेलो। हाँ सुन रहे हैं। अब आप टेलीविजन पर मत सुनिए, फोन पर सुनिए। नमस्कार जी। जी
अब मैं ये कह रहा था जी, पंचायत चुनाव मई में होने चाहिए। अच्छा, मई में, क्योंकि अभी 80% कर्मचारी शिक्षा विभाग के होते हैं और मई में छुट्टियां हो जाएंगी, छुट्टियों में चुनाव होने चाहिए। मई में छुट्टियों में चुनाव होने चाहिए, आपका ये कहना है। ठीक है राम गोपाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया है। और हमारे साथ में रफीक पठान साहब हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष। पठान साहब, क्यों आपने लेटर लिखा? 3,000 करोड़ रुपए केंद्र का आने वाला था, ठप हो गया, नहीं मिला, उससे क्या असर पड़ रहा है पंचायतों पर? अनम्यूट कीजिए सर। राजस्थान हाँ, का आ रही है भारी, बोलिए। और हमारा जो केंद्रीय वित्त आयोग 15वें केंद्रीय वित्त आयोग का इस साल का जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, जी, इसका फंड अभी तक पंचायतों के खाते में नहीं आया। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे पंचायत राज मंत्री जी मदन दिलावर जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छ गांव, वो फंड नहीं आने से उस पर उसका असर पड़ रहा है। धीरे धीरे सफाई व्यवस्था चरमराती जा रही है। पेयजल सहित अन्य जो स्कीमें इससे संचालित होती थी, वो फंड नहीं आने से वो एकदम से रुक सी गई है। माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार हम जब 22 नवंबर को उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि राज्य वित्त आयोग से आप खर्च कर सकते हो, मगर राज्य वित्त आयोग का भी 24-25 का और 25-26 का अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ है। राज्य वित्त आयोग का भी नहीं आया 24-25 का, 25 तो खत्म हो रहा है। अगर हम कुल मिला के हम अगर आंकड़ा पेश करें तो 8,000 करोड़ रुपए अभी तक ग्राम पंचायतों का विकास का फंड रुका हुआ है। इस वजह से जो गांव में विकास होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, वो एक तरफ से रुका हुआ है। लेकिन गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा। एक सम्मानित दर्शक ओम प्रकाश जाखड़ जी बीकानेर से। ओम प्रकाश जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी, फोन कट गया है। जैमिनी साहब, आप बताइए कैसे देखते हैं इसे? पूरा कंप्लीट कर लूं। हाँ बताइए रफीक जी। अगर सरकार चुनाव में जाना चाहती है तो हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी फंड रिलीज करे, ताकि गांव में एक वर्तमान सरकार के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज आए और गांव की जनता कुल आप कितना, रफीक साहब कितना बता रहे थे, कितना फंड अटका हुआ है? लगभग 8,000 करोड़ बाकी है। 8,000 करोड़। अगर ये फंड आ जाएगा तो ये डबल इंजन की नहीं 3 इंजन की सरकार हो जाएगी। गांव में भी भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगा। गर्ग साहब मुस्कुराते हुए संदेश दे रहे हैं कि आ जाएगा जल्दी। जैमिनी साहब कैसे देखें? पंचायतों की परिकल्पना इसी आधार पर थी कि गांव का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, लेकिन ये 8,000 करोड़ रुपए का करीब फंड जो है वो पंचायतों को नहीं मिला। पंचायतों के पास पैसा नहीं और काम नहीं हो पा रहा। देखिए हेमंत जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जब आप आत्मा को ही पोषित और पल्लवित नहीं करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो पूरा देश कैसे लोकतंत्र मजबूत रहेगा? ये एक विचारणीय मुद्दा है। जो संविधान में संशोधन राजीव गांधी ने किए, उनकी अनुपालना नहीं होने से हो सकता है नुकसान हो। और जहां तक ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आजादी के 75 साल बाद कई हजारों करोड़ रुपए गांव में चले गए और गांव के नक्शे नहीं बदले, उसमें सरपंच भाइयों का भी एक अहम किरदार है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इस देश में पंचायतों का सीएजी की तरह कोई ऑडिट नहीं होता है और चेक पर साइन सरपंच ही करता है। एमएलए एमपी को पावर नहीं है। तो एक सोशल ऑडिट की कोशिश की गई थी, गहलोत सरकार में रमेश मीणा मंत्री थे, हालत क्या कर दी थी सरपंचों ने। तो ये केवल फियर जो डेमोक्रेसी में क्रिएट किया जा रहा है कि हमें पैसा चाहिए, कहीं न कहीं उससे ज्यादा डेवलपमेंट की कहीं न कहीं फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा सरकार प्रावधान करे। 8,000 करोड़ दो तो भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सोशल ऑडिट, फिजिकल वेरिफिकेशन, आप कह रहे हैं कि सरपंच ही बेईमान है। गांव, जैमिनी साहब, मैं बेईमान नहीं कह रहा, तो ईमानदारी के उनके सबके चर्चे हैं। और जो कई बार आप बेईमान भी नहीं कह रहे, तो आप उनको ईमानदार भी तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं जो घटना है वो कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये 8,000 करोड़ में थोड़ा सा रोक रहा हूं, फिर मैं रफीक साहब से इसका जवाब भी लूंगा। ओम प्रकाश जाखड़ साहब वापस लाइन पर हैं बीकानेर से। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, टेलीविजन की आवाज बंद कर लो थोड़ी देर। ओम प्रकाश जी, अगर आपने टेलीविजन की आवाज बंद नहीं की तो मैं नहीं ले पाऊंगा आपका कॉल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, लेकिन टेलीविजन बंद कर लो आवाज। हाँ जी सर, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ।
हाँ ले रहा हूँ सर, अभी कर रहा हूँ। कब करोगे? पूरा सुन के फिर अपनी आवाज बाद में सुन लेना। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जाखड़ साहब, नमस्कार, बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर कि ये पंचायत चुनाव कब होंगे सर, यही पूछ रहे हैं हमें तो। कब होंगे? हाँ यही पूछ रहे हैं ना, इसी पर बात कर रहे हैं। आप टीवी देखो थोड़ी देर और अभी, ठीक है हेमंत जी। हाँ शुक्रिया जाखड़ साहब से फोन करो जी। जयमिनी साहब बोलो। हेमंत जी मैं कह रहा था, दूसरा जो 7 दिन की जो तिथि बढ़ी है उससे कांग्रेस को तो परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि 7 फरवरी को लिस्ट आनी है। और कांग्रेस के साथ एक दुर्भाग्य है कि 61,000 के लगभग इन्होंने बीएलए बना दिए, लेकिन वो कागजों में है, जमीन पे नहीं। अब 7 दिन वो जमीन पे उतरे और थोड़े बहुत नाम जुड़वाएं कटवाएं। और आज एक रिपोर्ट आई है राजस्थान में सबसे डराने वाली, कि राजस्थान में हर चौथा जो विदेशी नागरिक रह रहा है अवैध रूप से रह रहा है, जो प्रफुल्ल कुमार ने कहा है। तो ऐसे में एसआईआर का विरोध करना तो कम से कम अगर हर चौथा नागरिक विदेशी राजस्थान में रह रहा है तो ये किसका फेल्योर है? चौथा विदेशी, अरे ये तो सिस्टम का फेल्योर है ना। सिस्टम का फेल्योर है कि विदेश से आने वाला हर चौथा नागरिक यहां रह रहा है। 5,000 लोगों की जांच की गई थी, 1103 पकड़े गए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की रॉयल्टी खा ली, उनकी किताबों की रॉयल्टी गांधी परिवार को मिल रही है, वोटों की रॉयल्टी भी खा ली। अब अगर कांग्रेस काम नहीं कर रही तो जैन जी इनको स्वीकार नहीं कर रही। इसलिए एसआईआर का विरोध करके जैन जी को नाराज नहीं करें। और जो पंचायतों के चुनाव है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए, तो अप्रैल के पहले होने हैं। 7 अप्रैल के फरवरी पहले को लिस्ट आ जाएगी जी। हाँ 15 अप्रैल की डेट दे रखी है हाईकोर्ट ने, सबको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव में ईमानदार सरपंच चुने। ये जितने भी दर्शक है, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं, मैं भी गांव में ही जन्मा हूं, मैं गांव की सरपंची को पूरी तरह जानता हूं। मुझे लगता है कि हम सब गांव में पैदा हुए हैं और गांव में जन्मे हैं। सरपंचों के चुनाव में 1-1 करोड़ रुपए खर्च होने लगे हेमंत जी। सरपंचों के चुनाव में 1-1 करोड़ रुपए खर्च होने लगे, क्योंकि चेक पर साइन होते हैं। क्या जवाब है इसका? जी सर मैं यहाँ इनसे ये बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि सरपंच के रूप में, वार्ड पंच के रूप में, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में जो चुन के आता है ना, वो ईमानदार ही होता है। क्योंकि गांव की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो बेईमानों को चुनेगी। सिंबल पे एमएलए एमपी तो चुन सकता है, मगर गांव में अगर सरपंच का चुनाव लड़ना है ना, तो 7 पीढ़ियों की उसकी जो पिछली कमियां है ना, सब निकाल देती है। और इन्होंने कहा कि पहले कहा था कि सोशल ऑडिट, और ऑडिट नहीं होती। मैं माननीय हमारे पैनल के साथी को बता दूंगा कि सोशल ऑडिट भी हर साल हो रही है और ऑडिट भी हो रही है। अगर कुछ एक आध 150 सरपंच अगर बेईमान है तो 11,000 सरपंचों को आप बेईमान या चोर न कहें। आपसे निवेदन है कि ये फैसला गांव की जनता करेगी कि उसका चुना हुआ जनप्रतिनिधि चोर है या ईमानदार है। जयमिनी साहब, ये भी बात ठीक बात है जो उन्होंने कही है। एक मैं वापस आ रहा हूँ, यशवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बेईमान नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना 50 सरपंच नहीं, लेकिन आप अगर आप ये कहेंगे कि सरपंच तो फिर बेईमान तो हर जगह है ना, फिर तो आप एमएलए एमपी सभी को। देखिए बेईमान, देखिए वो सभी हैं, लेकिन ईमानदार भी लोग हैं। कि अगर गांव में, हाँ ईमानदार है ना, कई लोग बिल्कुल ईमानदार है। छवि राजावत एमबीए करके आई थी इंग्लैंड से और सरपंच बनी सोडा की और सर डेवलपमेंट किया, याद है ना हमको। जो ईमानदार सरपंच है उनका काम बोलता है, आम आदमी जानता है। ठीक है छवि राजावत कुछ कहना चाह रहे हैं। यशवंत जी जल्दी से बोलिए। हेमंत जी एक जोरदार बात जो जयमिनी जी ने उठाई घुसपैठियों की, उस पर एक बहुत अच्छा आपको जोरदार बात बताता हूं कि चुनाव आयोग ने आसाम में, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की समस्या बताई जा रही है, चुनाव आयोग ने 22 पन्नों का आदेश निकाला है कि आसाम में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे जाएंगे किसी के, केवल बीएलओ जाएगा, पूछेगा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो नाम बताएंगे, वो वापस आ जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा आसाम में, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की बात करते हैं। तो जैन जी को जब पता लग जाएगा ना कि चुनाव आयोग सेलेक्टिव तरीके से किसके इशारे पर हर राज्य के अलग अलग आदेश निकाल रहा है, और जहां घुसपैठियों की बात है वहां पे डॉक्यूमेंट ही नहीं वेरीफाई किए जाएंगे। और बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए पता है आपको? जब पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछा कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए, तो अमित शाह जी ने जवाब दिया कि आपको क्यों पता करना है, आपको क्यों जानना है ये बात कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए, हमने कितने घुसपैठिए ढूंढे। वहां बताते हैं 3 घुसपैठिए पकड़े गए इन लोगों से। यानी हद करते हैं, पूरी की पूरी जो पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया, अपनी मनमर्जी से हर स्टेट का अलग नियम बना दिया। आसाम में क्यों नहीं डॉक्यूमेंट देखेंगे?
क्यों नहीं वहां के लोगों से पूछेंगे 22 पन्नों का आदेश क्यों निकाला आसाम के लिए कि वहां कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे जाएंगे? ये अपने मनमर्जी से चलाएंगे सारा सिस्टम और कोई आवाज भी नहीं उठाए। नहीं, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है कि आपने जवाहरलाल नेहरू की रॉयल्टी खाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस रॉयल्टी और हेमंत जी सब काम कर रहे हैं। हम एसआईआर का किस बात पर विरोध कर रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में क्यों करवा रहे हैं? और एसआईआर करवानी थी तो आपको 2022 में करवा लेते ना, तो 24 के चुनाव उससे हो जाते। आपने 24 का चुनाव तो अपने हिसाब से लड़ा और 24 के बाद में जहां आपको इच्छा हो रही है वहां पे एसआईआर करवा रही, इतनी क्या हड़बड़ी है? यशवर्धन जी 2002 के बाद आप भी सरकार में रहे, अगली इलेक्ट्रोल सही हो जाता। आपने 2002 के बाद पहले केंद्र सरकार जो चुनी हुई है वो तो बिल्कुल गलत मतदाता सूचियों से चुनी हुई है, उसको भंग कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाब दे रहे हैं इसका। गर्ग साहब, आप पर बहुत गंभीर आरोप है कि अपने मनमर्जी से आपने अलग अलग नियम बना दिया हर स्टेट के लिए। कह रहे हैं असम का उदाहरण दे रहे हैं। हेमंत भाई जी, हेमंत भाई, ये हार का ठीकरा किसी न किसी रूप में फोड़ना चाहते हैं। ये इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के अंदर 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे। अरे आसाम में क्यों नहीं मांग रहे आप? कोई एक व्यक्ति का भी आरोप लगाया क्या? अरे भाई वहां भी झूठ बोले जा रहे हो आप। आपके पास आसाम में मांगिए ना डॉक्यूमेंट, मशीनें बंद करिए। हर्षवर्धन जी, झूठ बोलने की मशीनें बंद करिए। जनता नकार रही है, इसीलिए आपको जनता बार बार इसीलिए नकार रही है। विदेशी ताकतों के प्रोपोगंडा के व्याप में मत चलिए आप। विदेशी ताकतों के प्रोपोगंडा के व्याप में मत चलिए। ये जैन जी नकार चुकी है आपको, जैन जी नकार चुकी है, हर्षवर्धन जी जनता नकार चुकी है। बिहार का परिणाम देख लिया ना आपने। अरे भाई कोई ठोस कदम उठाओ जिससे कि जनता के बीच में जा सकते हो आप। नहीं है आप लोगों की, जनता नकार चुकी है। हर्षवर्धन जी एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। इन चीजों में कुछ नहीं डरा। आरोप प्रत्यारोप की जगह मुद्दे की बात लाया करो। एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हो? कई सालों से चला आ रहा है। 2002 में तो आसाम में क्यों आदेश निकाला कि डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे? आसाम में क्यों निकाला कि डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे? हर्षवर्धन जी, आप चुनाव आयोग है क्या? भाजपा चुनाव आयोग है क्या? जनता आप क्यों जवाब देते हैं चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। फिर आपको तकलीफ चुनाव आयोग पर आरोप लगता है, जवाब आप क्यों देते हैं? आप दोनों एक हो गए क्या? आपको तकलीफ मिल गए क्या? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आपको तकलीफ क्यों हो दोनों रही ने है? गठबंधन कर लिया। तकलीफ क्यों हो रही है? जनता अरे नकार चुनाव रही है आयोग को आपको जवाब बार बार। देना चाहिए। जनता नकार रही है ना आपको। 65 लाख मतदाता में बता चुनाव आयोग का जवाब भाजपा एक देगी भी- क्या? अभी आपने चुनाव आयोग ने आपको बताइए, दिया क्या? 14 तारीख को आपने मिल गए घोषणा क्या? की थी कि चुनाव आयोग भाजपा 2 वीक मर्ज के हो गया। अंदर हम बिहार के मिल चुनाव के गया। बारे में हाइड्रोजन मिली पंप भगत हो खोलेंगे। गई क्या? वो हाइड्रोजन तो पंप चुनाव कहाँ है आयोग आपका? को चुनाव 2 आयोग वीक हो गया ना आपके बिहार का भाजपा चुनाव। की अरे हर्षवर्धन जी ये जबकि बताइए, चुनाव आयोग पर जो आपने कहा सवाल था 2 उठता है, वीक के अंदर हम तुरंत हाइड्रोजन पंप भाजपा के खोलेंगे सारे बिहार के चुनाव के लिए। चुनाव आयोग को वो डिफेंड हाइड्रोजन करेंगे। पंप कहाँ है तो आपका? भाजपा चुनाव आयोग वो मिल क्या गई क्या? भूलगड़ी हो गई क्या? एक हो गई क्या? हुआ? एक हो गई बताइए क्या? आप, जवाब आप दीजिए बता उसे। दीजिए। हाइड्रोजन पंप का आर से समर्थन है हाइड्रोजन पंप का जवाब दीजिए। क्या करवा लिया आपने? ये आरोप प्रत्यारोप को बंद करके जनता के बीच में आप जवाब मत जाइए दीजिए। और बीएलए आपके चुनाव आयोग एक बार मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं बीकानेर से, प्रवीण जी। नमस्कार प्रवीण जी। बोलो काम करे जाके। प्रवीण जी नमस्कार। हेलो हेमंत जी, हाँ प्रवीण जी बताइए। नमस्कार। मेरा एक सवाल है कि ये हाँ, मेरे बच्चे का एक धनुष पास कर रखा था अर्जुन राम जी ने। जी अर्जुन राम जी कानून मंत्री है ना, हाँ हाँ, कानून मंत्री है। तो वो आज तक ही दिया नहीं है उन्होंने। क्या किया था उन्होंने? हाँ, धनुष धनुष तीर तीरंदाजी के लिए। एक तो सर आप प्रवीण जी मैं आपसे हाथ जोड़ के बाकी दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, जब आप हमें फोन करें तो अपने टीवी की वॉल्यूम को, उसकी आवाज को बिल्कुल बंद कर लें। फोन से अगर आप फोन पर बात करेंगे ना मुझसे तो आपकी आवाज साफ लोग बाकी सुन पाएंगे, हम भी सुन पाएंगे। मैं जितना समझ पा रहा हूं आपकी आवाज रिपीट हो रही है इसलिए क्योंकि आपने टेलीविजन की आवाज को ज्यादा कर रखा है। आप कहना चाह रहे हैं जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने आपसे वादा किया था धनुष का। हाँ, अभी तक दिया नहीं है बच्चों को। आर्चरी के लिए धनुष का उन्होंने वादा किया था और वो अभी तक बीकानेर को नहीं मिला है। हाँ जी शुक्रिया आपने फोन किया। आज हम पंचायतों में बात कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि अर्जुन राम जी तक आपकी बात पहुंचे तो आपको वो धनुष दिलवा दें, वहां पर आर्चरी और सीख सके बच्चे और वो सुविधा हो सके। लेकिन गर्ग साहब एक बड़ी बात जैमिनी साहब ने कही कि इतने सारे राजस्थान के अंदर जो है वो बाहर के नागरिक निवास कर रहे हैं, विदेशी निवास कर रहे हैं। बताइए, ये तो फेल्योर है ना हम सबका सिस्टम का।
नहीं, मुझे ये बताइए, अगर ये चीज है इसमें एसआईआर हो रही है तो फिर तकलीफ क्यों है? और ये सब नागरिक एसआईआर से ही पकड़े जाएंगे, यानी एसआईआर नहीं हो तो बाहर के विदेशी नागरिक यहाँ आराम से रह सकते हैं। बंगाल के अंदर देखा नहीं क्या, बॉर्डर पे वो बांग्लादेशी भागे जा रहे हैं, जैसे ही वहां पे वेस्ट बंगाल में एसआईआर की घोषणा हुई है, विदेशी वीडियो था व्हाट्सएप पे, जा रहे हैं ना। अरे वो फर्जी वीडियो था व्हाट्सएप पे, तो फिर तकलीफ किस बात की है? ये तो अच्छी बात है। अरे फर्जी वीडियो था वो व्हाट्सएप पे। क्या कांग्रेस का व्हाट्सएप की फर्जी बातें यहाँ मत करवाएगी। आपका चैनल सम्मानित चैनल है, ये व्हाट्सएप की फर्जी बातें यहाँ चालू कर दी। जब 19 व्हाट्सएप पे कुछ भी फर्जीवाड़ा चला दो और उसको यहाँ पे कोर्ट करने लग जाएंगे। अरे फर्जी था वो वीडियो, ये तो वीडियो फर्जी था, भारत के वीडियो फर्जी था के बावजूद भी। सुरेश गर्ग जी, आपको ये बताइए, जनता को ये बताइए, अमित शाह जी क्लियर कर चुके हैं वो घुसपैठ नहीं रोक सकते। अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि वो घुसपैठ नहीं रोक सकते। अरे जनता के पास अमित शाह जी ने मना कर दिया है। मैं उनको इस्तीफा एक सम्मानित दर्शक हैं उदयपुर से, राजेंद्र जी नमस्कार, जेलों की नगरी से बोल रहे हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, आवाज आ रही राजेंद्र जी? चले हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, राजेंद्र शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, ये पूछना था मुझे जी कि ये एपिक पर हर बार नया देना पड़ता है या पिछला ही रिपीट होता है? क्या एपिक नंबर नया देना पड़ता है या पिछला रिपीट होता है? जैमिनी साहब, इसके बारे में आपको जानकारी है? एपिक नंबर जो होता है, ये पिछला एपिक नंबर, एपिक नंबर वही रहता है, एपिक नंबर वही रहता है, एपिक नंबर चेंज नहीं होता है। एपिक नंबर। और आप तो बीएलओ से संपर्क कर लीजिए राजेंद्र जी, सब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया है और आप इस कार्यक्रम को देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जैमिनी साहब, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चुनाव लेट हो रहा है तो पंचायतों के विकास के काम रुक रहे हैं, और जो हमारी परिकल्पना थी गांव को मजबूत करने की, पंचायतों को मजबूत करने की, उस पर असर पड़ रहा है। सर, ये सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। हेमंत जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सरपंच रहा है, तो वो समझता है कि किस तरीके से वोट आएंगे गांव में। गांव में हो सकता है 8,000 करोड़ की जलेबी लटका के बीजेपी पंचायत चुनाव जीते, कि अगर बीजेपी समर्थित लोग जीतेंगे तो 8,000 करोड़ रुपए 8 दिन में मिलेंगे, नहीं जिताएंगे तो रुकेंगे। एक हथियार हो सकता ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, तो दुरुपयोग हो जाएगा ना सर। संविधान के जितने अनुच्छेद हैं आपको भी जी, 243 आई क्यों है? फिर आपने चुनाव कराए नहीं तो संविधान का अनुच्छेद 243 आई क्यों है पंचायती राज को लेकर के? जी बिल्कुल 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 पंचायती राज को लेकर है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है कि 15 दिसंबर को जब 2 साल पूरे होंगे, एज ए सरपंच के रूप में मुख्यमंत्री बने हैं, सरपंच से सीधे एमएलए से, तो हो सकता है अपने फंड से जारी कर दें और गांव का परिकल्पना पूरी कर दे। भजनलाल जी, जी मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि माननीय भजनलाल जी ने जो हमें प्रशासक नियुक्त किया है, और वो भी एक सरपंच रहे हैं, वो गांव की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल भी ये बात है कि जो सरपंचों को राशि दी जानी चाहिए थी, हर 5 साल के अंदर वित्त आयोग का गठन होता है, और वो राशि जो दी जाती है वो शायद प्रशासकों को मिलने में कठिनाई आ रही है, और जब चुनाव होंगे तभी ये राशि मिल पाएगी। सर, वो राशि ग्राम पंचायतों को दे सकता है, किसी और से फंड से भी दे सकते हैं, सरपंच को। जी, सरपंच कोई भी रहे, वो प्रशासक के रूप में अगर सरपंच हम नहीं भी बनते तो ग्राम विकास। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के पंचायतों को, निकायों को इंतजार है जो केंद्र की राशि और राज्य की राशि मिलती है उसका, ताकि विकास के काम हो सके और पंचायतें सुचारू रूप से काम कर सकें। बहरहाल हर किसी की मांग है कि पंचायतों के, निकायों के चुनाव समय पर होने चाहिए।